नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य की इस आनंददायक यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप एक बहुत ही आनंददायक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। यह आपकी वसंत भाग 2 में संकलित है। कहानी का शीर्षक है चिड़िया की बच्ची और इस कहानी के लेखक हैं बाल मनोविज्ञान के बहुत गहरे जानकार जैनेंद्र इस कहानी के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आइए इस कहानी के सार को सुने। कहानी में सबसे पहले जो पात्र आते हैं वे हैं माधव दास। एक है उनका नौकर और एक, जैसा कि शीर्षक से आप जान सकते हैं, चिड़िया की बच्ची। इस कहानी में मानवीकरण किया गया है। पशु पक्षी भी किस प्रकार मानवीय स्वभाव की तरह भावनाओं को महसूस करते हैं, वे भी किस प्रकार सदा स्वच्छंद रहना चाहते हैं, वे भी अपनी स्वतंत्रता की किसी भी कीमत पर बलि नहीं देना चाहते। ऐसे अनेक पहलुओं पर यह कहानी हमसे बात करती है। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं सेठ माधव दास, उन्होंने एक संगमरमर की नई कोठी बनवाई है और उस कोठी के सामने एक बहुत ही सुहावना बगीचा लगाया है। वे कला प्रेमी हैं और कोई व्यसन उनको छू नहीं पाया। पैसे का कोई अभाव नहीं है, तो उन्होंने अनेक प्रकार के फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी लगवाया है। पार्क में, बगीचे में शाम को जब दिन गर्मी का ढल जाता है तो वे वहां बैठते हैं और वे वहां बैठे बैठे प्रकृति की छटा को निहारते रहते हैं। इससे उन्हें तृप्ति मिलती है। उनके मित्र विनोद चर्चा के लिए कई बार वहां आ जाते हैं, बैठे फर्श पर हुक्का गुड़गुड़ाते रहते हैं और ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। ऐसा दृश्य प्रस्तुत हो जाता है जैसे ये जीवन उनके लिए केवल आनंद का एक स्वप्न मात्र है। आज आकाश में कुछ बादल थे और धूप का प्रकाश उससे छन छन के बाहर आ रहा था। तो माधव दास जी बैठे थे, मसनद के सहारे बैठे थे, जैसे वे हमेशा बैठते थे। पर उनकी जिंदगी में उन्हें लगा कि अब कोई स्वाद नहीं रह गया है, कोई आनंद नहीं रह गया है। तो उसी समय उन्होंने देखा कि सामने गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी है और चिड़िया भी बहुत सुंदर। उसकी गर्दन लाल और गुलाबी होते होते किनारों पर थोड़ी सी नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार और शाह थे। उसका नन्हा छोटा सा सिर बहुत ही प्यारा लगता था। उसके शरीर पर विचित्र प्रकार की चित्रकारी थी। इन सब चीजों से माधव दास मोहित हो गए। वो उस चिड़िया के सौंदर्य के बंधन में बंध गए। आंखों मानो ठहर गई और उस दृश्य को अपनी आंखों में बंद कर लेना चाहती हैं। नजरें हट नहीं रही हैं। माधव दास भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्न होते हैं, पर चिड़िया माधव दास की सत्ता से बिल्कुल बेपरवाह है। वह अपने ही आनंद में उस बगीचे पर घूम रही है, उसका दृश्य देख रही है, प्रकृति का रसपान कर रही है, धूप का आनंद ले रही है, हवा से प्रफुल्लित हो रही है। कभी यहां फुदकती है, कभी वहां फुदकती है। माधव दास को चिड़िया की यह फुदकन, उसकी यह स्वतंत्रता, स्वच्छंदता बहुत प्यारी लगती है और वे उससे कहते हैं, आओ प्यारी चिड़िया, तुम्हारे बिना ये पूरा परिदृश्य बहुत ही सूना था। तुम्हारे आने से इसमें जीवंतता आ गई है। तुम खुशी खुशी यहां रह सकती हो। यह बगीचा तुम्हारा ही है। तुम
बेखटके यहां आया करो। भोली चिड़िया, तुम कहां रहती हो? चिड़िया कहती है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानती। सेठ चिड़िया को अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं। कहते हैं मैं सेठ हूं, मेरे पास सोना है, धन धान्य है, मोती हैं, मैं तुझे सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, जीवन के तमाम तमाम सुख दूंगा। पर चिड़िया की मासूमियत उसके पास बची हुई है। वह इन सब चीजों को नहीं जानती। वह सेठ को नहीं जानती, वह प्रकृति को जानती है, वह धूप को जानती है, वह हवा को पहचानती है, अपनी मां को जानती है। आइए अब हम लेखक की शब्दावली में विभिन्न दृश्यों का आनंद लेते हैं। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती हैं, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसके धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माँ के प्रति उसका गहरा प्रेम है। वह कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तो अपनी माँ के पास जाऊंगी। मुझे तो उसी की गोदी में सब प्रकार के सुख मिलते हैं, सब प्रकार के आनंद मिलते हैं। मैं केवल तुम्हारे इस बगीचे की शोभा बढ़ाने का यंत्र मात्र नहीं हूं, यह मुझसे न हो पाएगा। वह बताती है कि मैं अपने भाई को जानती हूं, अपनी माँ की गोदी को जानती हूं, उसके आंचल को जानती हूं। सेठ कहता है कि मैंने कितने प्रकार के रंग बिरंगे फूल, पुष्प, बगीचे यहां सब लगाए हैं। तुम यहां जीवन के तमाम आनंद प्राप्त कर सकोगी। मोतियों से मैं तुम्हें तौल दूंगा। पर चिड़िया स्वीकार नहीं करती। वह उसके प्रलोभनों में नहीं फंसती। जब सेठ को लगता है कि चिड़िया उसकी बातों में नहीं आ रही है, अपनी मां के पास जाने की लगातार जिद कर रही है, तो वे धीरे से एक बटन को दबा देते हैं, और उस बटन के दबाने से सेठ का नौकर आता है, और इशारों में वे नौकर को बता देते हैं कि इस चिड़िया को पकड़ना है। अचानक वे चिड़िया को पकड़ते हैं। चिड़िया घबरा जाती है। वह वहां से दौड़ जाती है और अपनी मां के पास पहुंच जाती है। मां के पास पहुंचकर वह सुबकने लगती है, रोने लगती है, ओ मां करती है। मां उसे बड़ी देर तक ढांढस बंधाती है। वह पलक भींचकर उसकी छाती से चिपक जाती है, जैसे अब कभी पलक न खोलेगी। और इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। कहानी हमारे सामने अनेक प्रकार की बातें छोड़ जाती है। बातें छोड़ जाती है कि क्या पैसा ही सब कुछ है? बातें छोड़ जाती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का मोल क्या है? बातें छोड़ जाती है कि जीवन में संबंधों का क्या महत्व है। तो यह कहानी अनेक स्तर पर हमारे सामने बहुत ही सुंदर सुंदर बातें रखती है। वह बताती है कि प्राकृतिक जीवन के सामने कृत्रिम जीवन कुछ भी नहीं है, संबंधों का कोई मोल नहीं है। आप
किसी भी कीमत पर यदि किसी की स्वतंत्रता को खरीदना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम में जो पहली कविता है वह भी पक्षियों से जुड़ी हुई है और उसमें भी संकेत दिया गया है, नीड़ न दो चाहे रहने का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो पक्षी ही जिस संसार में अपनी स्वतंत्रता को समाप्त न करवाना चाहते हों, ऐसे में मनुष्य के विषय में तो क्या कहा जाए। तो इस बहुत ही शानदार कहानी का आपने आनंद लिया, सार के रूप में इसे जाना। अब आइए इस कहानी से संबंधित अभ्यास के प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। तो इस संदर्भ में पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। माधव दास कोठी बनवाते हैं, चिड़िया को धन देने की बात करते हैं, मोतियों के झालर का प्रलोभन देते हैं। तो इन सब बातों से ज्ञात होता है कि उनके पास धन धान्य था, संपन्नता थी, नौकर भी उनके पास है, वे लगातार विश्राम करते रहते हैं। ये सब बातें संकेत करती हैं कि उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, वे धनी थे और संपन्न थे। पर यह भी बात है कि वे सुखी नहीं थे। सुखी क्यों नहीं थे? क्योंकि वे ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। चिड़िया के समक्ष जब वे अपनी बात कहते हैं तो वे कहते हैं मेरा दिल वीरान है, वहां हंसी सुनने को नहीं मिलती। तो इन संकेतों के माध्यम से पता चलता है कि उनके पास धन तो था पर जीवनानंद नहीं था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। नहीं, माधव दास निस्वार्थ भाव से ऐसा नहीं कह रहा था। उसने बगीचा अपने आनंद के लिए बनवाया था। वह चिड़िया को एक सजावट की सी चीज समझता था। वह उसके सौंदर्य के माध्यम से लोगों को अभिभूत करना चाहता था। वह अपने आनंद के लिए उसकी स्वतंत्रता को गुलाम बनाना चाहता था। वह धन के माध्यम से उसके सपनों को, उसके संबंधों को खरीदना चाहता था। तो ये सब बातें यह सिद्ध करती हैं कि वह निजी स्वार्थ के लिए चिड़िया की बच्ची से ऐसा कहता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों में अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। यही इस कहानी का मूल तत्व है कि एक तरफ एक व्यक्ति धन के माध्यम से, वैभव के माध्यम से अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहता है और दूसरी तरफ एक प्राकृतिक जीव है जो अपनी संतुष्टि के माध्यम से, अपने संबंधों के माध्यम से, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर जीवन में आनंद को भोगना चाहती है। पक्षियों के माध्यम से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। आप देखिए, पक्षी कभी अपनी बोली नहीं बदलते, पक्षी कभी आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करते, पक्षियों में कभी संचयन की बहुत अधिक प्रवृत्ति नहीं होती। तो मनुष्य में जो ये सब बातें हैं, उनके कारण मनुष्य का जीवन बहुत ही असंतुलित हो गया है। तो इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है कि केवल भौतिक सुखों के माध्यम से जीवन के आनंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीवन में भावनाओं का, संवेदनाओं का बहुत अधिक
महत्व है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चिड़िया का नौकर के पंजों से निकलकर भागने का जो अंत है वह बहुत ही सुखद है। इसके माध्यम से हमारे सामने नजरों के समक्ष एक दृश्य घूम जाता है कि किस प्रकार वह भोली चिड़िया जो बहुत मासूम है, जिसकी भावनाएं बहुत परिपक्व हैं, जो स्पष्टतः जानती है कि जीवन किस तरह से जिया जाना चाहिए, जिसके लिए संबंधों का महत्व है, ऐसी चिड़िया की स्वतंत्रता को बाधक बनाने के लिए जब सेठ कुत्सित प्रयास करता है और उसके हाथों से वह बच जाती है तो वह बहुत ही रोमांचक दृश्य है, बहुत ही आनंदकारी और आह्लादकारी दृश्य है। निश्चित रूप से हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब वह अपनी माँ की गोदी में पहुँच जाती है और माँ आनंद के साथ उसे सीने से लगा लेती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि माँ का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। इस जीवन में यदि जन्नत का, स्वर्ग का आनंद दिलाने का काम कोई करता है तो वह माँ है। माँ हमारी पहली शिक्षिका हैं। माँ हमारा लालन पोषण करती हैं। माँ हमारे समस्त दायित्वों का निर्वहन करती हैं। माँ हमारी खुशी को, प्रसन्नता को हृदय से लगा कर रखती हैं। वे हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती हैं। जिन बच्चों के जीवन में माँ नहीं होती उनका जीवन बहुत ही कष्टप्रद होता है। और इसी प्रकार से सृष्टि के समस्त जीवों में आप देख सकते हैं कि माएँ किस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। तो अतः माँ को कभी भूला नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? इस कहानी का यदि कोई और शीर्षक देना हो तो हम देना चाहेंगे जीवन का सच्चा सुख, क्योंकि यह कहानी पूरी तरह से इसी तथ्य को हमारे सामने रखती है। तुलनात्मक रूप से जीवन के दो दृश्य हमारे समक्ष रखे गए हैं। एक तरफ सेठ जी हैं, माधव दास जी हैं, कोठी है, बंगला है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, बाग बगीचे हैं, नौकर चाकर हैं, धन संपदा है, पर जीवन में आनंद नहीं है। दूसरी ओर प्रकृति की एक बहुत छोटी जीव चिड़िया है। उसके पास न गाड़ी है न बंगला है, पर माँ है। और उस माँ के साथ, अपने भाई बहनों के साथ प्रकृति के आंगन में, प्रांगण में वह आनंद के साथ रहती है। तो इस प्रकार से जीवन का वास्तविक सुख क्या है उसकी तरफ यह कहानी इशारा करती है। अतः इसका शीर्षक उपयुक्त है, जीवन का सच्चा सुख। कहानी का जो शीर्षक होता है वह कथावस्तु के साथ लगातार जुड़ा रहना चाहिए, छोटा होना चाहिए, चुटीला होना चाहिए, उद्देश्य परक होना चाहिए और इस प्रकार की तमाम विशेषताएं इस शीर्षक में मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे कहानी से आगे कि कहानी से आगे हमें क्या चिंतन करना चाहिए। इस क्रम में प्रश्न संख्या 1। इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है।
इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहां कहां देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। देखिए, प्रकृति अपने आप में एक बड़े गजब के अनुशासन के साथ चलती है। हम देखते हैं कि प्रातः सूर्य उदय होता है, शाम को अस्त होता है। यह काम नियमित रूप से और अनुशासित तरीके से होता है। आकाश में हम तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं। पेड़ अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ऋतुएं भी अपने नियम के अनुसार ही आती और जाती हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण प्रकृति में हम खुली आंखों से देख सकते हैं कि प्रकृति अपने नियम के अनुसार ही काम करती है। तो हमें भी प्रकृति के इन शाश्वत नियमों का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। तो इस संदर्भ में पहला कारण है क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है और वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बात है कि जब आप दूसरे को पराधीन बनाते हैं तो आप स्वयं कभी भी आनंद में नहीं रह सकते, क्योंकि प्रकृति के जो सामान्य नियम हैं कि हमें दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, हमें दूसरे के अधिकारों का मान सम्मान करना चाहिए, उन नियमों का आप पालन नहीं कर रहे होते हैं। अतः हमें कभी भी दूसरे व्यक्ति को पराधीन नहीं बनाना चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने नहीं देखना चाहता, पर धीरे धीरे करके उसे इस प्रकार से मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाता है कि सुख के सब स्वप्न उसके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। ग है क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। यह सही बात है कि वास्तव में जब व्यक्ति पराधीन हो जाता है, दूसरे के अधीन हो जाता है, तो वह दूसरे के इशारों पर नाचने के लिए बाध्य हो जाता है। उसे तमाम तरह के सुखों से वंचित रखा जाता है। उसकी वैचारिक सामर्थ्य को समाप्त कर दिया जाता है। उसका इस्तेमाल केवल और केवल दिखावे के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी तृष्णा को शांत करने के लिए किया जाता है। अतः कभी भी किसी को पराधीन नहीं बनाना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, किसी की स्वतंत्रता को नहीं छीनना चाहिए। अब हम इस पाठ से संबंधित अनुमान और कल्पना के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। इस क्रम में आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु पक्षी, इन तीनों में ही मां अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। निश्चित रूप से जब हम खुली आंखों से प्रकृति को देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रकृति में मां होती है। वह अपने बच्चों के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। अनेक बार हमने देखा है कि कई ऐसे पक्षी जो बहुत कमजोर हैं लेकिन सांप से भिड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को खतरा है।
कई बार हमने देखा है कि हथिनी शेरों से भिड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वे उसके बच्चे को चोट पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं या कर सकते हैं। तो इस सृष्टि के समस्त जीव जंतु अपने बच्चों पर किसी प्रकार का संकट आने देना नहीं चाहते, और माँ ऐसी होती है कि यदि उसके बच्चों को किसी प्रकार की चोट पहुंचाई जाए तो वह अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। अब हम बात करेंगे भाषा की। तो भाषा की बात के अंतर्गत पहला प्रश्न है, पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, कभी पर हिलाती थी, और ग है पर बच्ची कांप कांप कर मां की छाती से और चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिनमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों। तो हम इस प्रकार के 3 वाक्य बना सकते हैं। पहला वाक्य हुआ, मेज पर धूल जमी हुई है। चिड़िया अपने पर फैलाकर आकाश में उड़ गई, पर तुमने इस काम को अधूरा छोड़ दिया। इस प्रकार इन तीनों वाक्यों में पर का अलग अलग इस्तेमाल हुआ है। अगला प्रश्न है भाषा से संबंधित जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। पाठ में तैने, क्षण भर, खुश करियो 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, क्षण भर, खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनका प्रयोग होता है। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। तो इस प्रकार के शब्द हैं मैंने, मैंने, अयो, आओ, जइयो, जाओ, करियो, करो। तो भाषा के इस प्रकार के अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से आप भाषा को गहराई के साथ सीख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने एक बहुत ही आनंददायक कहानी पढ़ी, चिड़िया की बच्ची। यह कहानी हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रश्न रखती है। यह कहानी एक मासूम सी चिड़िया के भावों को बड़ी सक्षमता के साथ हमारे सामने रखती है। तो आप इस कहानी का गहराई से अध्ययन करें और जीवन में हमेशा प्रयास करें कि कभी भी जीव जंतुओं को कष्ट नहीं देना है, उन्हें पिंजरे में कैद नहीं करना है, उनके स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। आप जब भी किसी जीव को दूसरों के द्वारा भी यदि चोट पहुंचाते हुए देखें तो उसकी रक्षा करें। आप कभी न भूलें कि जिस प्रकार से आपकी माताजी आपका घर पर इंतजार करती हैं, इसी प्रकार उन छोटे छोटे जीव जंतुओं की भी माँ हैं। वे उनका इंतजार कर रही हैं, वे उनके लिए उत्सुक और आतुर हैं। तो हमें उनकी स्वतंत्रता की चिंता करनी चाहिए। केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने नैन सुख के लिए, अपने आनंद के लिए प्रकृति के जीवों को बंदी बनाना और उनको चोट पहुंचाना गलत है। आज की इस कक्षा में आपने बड़े ध्यान से इस कहानी को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।